हम यहाँ मदुरई में हैं, जिसे अक्सर तमिलनाडु की सांस्कृतिक कैपिटल कहा जाता है, और एक इलेक्शन कैंपेन या कहें तमिलनाडु का इलेक्शन दौरा। हम यहाँ पलानी वेल थियागराजन के साथ नाव की सवारी पर हैं, जो बिल्कुल भी एक राजनेता नहीं लगते। एक राजनेता के लिए बहुत बहुत अनयूजुअल जो उनका रहा है। वे एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं और अब राजनेता हैं कब से। 2 चुनाव और ये आपका तीसरा होने वाला है। हाँ, तीसरा। यह विशेष इलेक्शन हम यहाँ मदुरई में हैं। यह सुंदर किनारा जहाँ हम हैं, तेप्पकुलम। कृपया पहले हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि मदुरई अपनी विरासत के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, यह तेप्पकुलम नायक राजवंश के समय में लगभग 1600 के दशक में उस राजवंश के महान, एक तरह से प्रकाश स्तंभ तिरुमलाई नायक द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने तिरुमलाई नायक पैलेस बनवाया था। और उनके समय में उन्होंने इसकी खुदाई की और इसे इस मरियम्मन मंदिर के लिए एक तेप्पकुलम के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा गर्मियों में उत्सवम आता है और यहाँ इस मंडपम में अंदर गर्मियां बिताता है। तो कुछ समय तक इसका रखरखाव नहीं किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उस अमेजिंग इंजीनियरिंग प्रणाली का नवीनीकरण किया है, जो इसे हमेशा पानी से भरा रखने के काम आती थी। तो आप जो भी पानी देखते हैं वह वैगई नदी से आ रहा है और हम इसकी पुरानी शान को वापस ले आए हैं। तो ये टैंक निश्चित रूप से सुंदर दिख रहा है और पानी भी साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन इस बात से दुख ज़रूर होता होगा कि मदुरई को उस सूची में सबसे नीचे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में रखा गया था। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के स्तर से संतुष्ट हूँ, जवाब है नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, बुनियादी ढांचा प्रबंधन के अभिशापों में से एक ये है कि शहर जितना पुराना होता है, आपको ये समस्याएं होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक रूप से, जैसा कि आपने कहा, मदुरई एक कैपिटल है, क्योंकि यहाँ 2000 से ज्यादा सालों से लगातार बसावट रही है। तो खास तौर पर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लेकिन जहाँ मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर आप शहर का वो हिस्सा लें जहाँ कई से लगातार बसावट रही है, कम से कम 2-3 हजार साल, और इसलिए बुनियादी ढांचा साथ नहीं दे पाया है। जैसा कि आप यह भी जानते होंगे, सार्वजनिक पॉलिसी में लाभार्थियों की पहचान करना, योजनाएं चलाना, शिक्षा में सुधार करना, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करना, ये सब करना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम है पानी के लिए, भूमिगत जल निकासी के लिए, स्टॉर्म वाटर प्रबंधन के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा बनाना, क्योंकि ये एक लगातार एकीकृत प्रणाली है और इसके लिए बहुत परिष्कृत इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, जिसमें ढलान और वह सब कुछ शामिल है। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, साथ ही और भी बहुत सी चीजें, रिसाइकलिंग के युग में कचरा प्रबंधन। और आपको यही करना पड़ता है जब आबादी इतनी नाटकीय रूप से बढ़ रही हो। जैसे अगर आप मदुरई का ढांचा देखें, स्टॉर्म वाटर, वर्षा जल प्रबंधन पर बुनियादी ढांचा और पानी की आपूर्ति मॉडल है, जिसे अंग्रेजों ने 1908 में बनाया था। जब तक मैं एक विपक्षी विधायक था, मैं मौजूदा मास्टर प्लान के दस्तावेज भी हासिल नहीं कर पा रहा था। इस कार्यकाल में एक मंत्री के रूप में, सरकार के हिस्से के रूप में मैंने जो किया है वह पहली बार ठेकेदारों को नियुक्त करना है। जब मैं वित्त मंत्री था, हमने एक व्यापक और अलग स्टॉर्म वाटर प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन के लिए इसे फंड दिया। जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु एक मानसून आधारित राज्य है, इसलिए हमारी लगभग 80-85% बारिश शायद साल के 50 दिनों में होती है, और कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा। और साथ ही एक अलग भूमिगत जल निकासी मैच, न केवल आज की आबादी के लिए बल्कि अगले 10 वर्षों की अपेक्षित आबादी के लिए भी। तो आप कह रहे हैं कि वेकअप कॉल खुद सर्वे के साथ नहीं आया, आप बेशक समस्या से अवगत थे। हाँ, मेरा मतलब है, हमें समस्या पता थी, हमें उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था और हमारे पास इसके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं था। अब हमारे पास दोनों के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और उनमें से एक लगभग 3000 कुछ करोड़ का है और दूसरा लगभग 1000 कुछ करोड़ का है। मुख्यमंत्री ने अपनी उदारता में पहले ही घोषणा कर दी है कि इन दोनों डीपीआर का पहला चरण तुरंत शुरू किया जाएगा। हालांकि मॉडल आचार संहिता के कारण अभी तक टेंडर नहीं दिया गया था, और दोनों शहर के केंद्र में होंगे, मंदिर को कवर करते हुए, क्योंकि आपको अंदर से बाहर की ओर काम शुरू करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व वहीं है, सबसे ज्यादा मात्रा में सीवेज या कचरा वहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इनमें से किसी का ध्यान रखती है? क्योंकि अब भी वो शिकायतें आती रहती हैं, है ना? हाँ, स्मार्ट सिटी एक तरह का सबसे बड़ा घोटाला था। मैं भारत सरकार पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं कि जो मंत्री यहाँ थे, स्मार्ट सिटी का पैसा हर तरह की बाहरी नापाक चीजों पर खर्च किया गया था, जिसमें एक खास उदाहरण भी शामिल है। मंदिर के आसपास एक एक पेवर ब्लॉक, सड़कें, चित्रवीथियों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और सिर्फ चलने के लिए बनाया गया था। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना नाराज था कि किसी ज्ञानी ने फैसला किया कि इसे निकालने की जरूरत थी और कुछ 4 इंच के चौकोर ग्रेनाइट क्यूब लगाए जाने वाले थे। ये बेवकूफी की हद थी। उन्होंने नीचे से नदी की रेत निकाल दी, उन्होंने उस पर कंक्रीट डाल दिया। यह एक सरासर बर्बादी थी। इसने एक ठीक ठाक नतीजे को बेहद बुरे नतीजे में बदल दिया। स्मार्ट सिटी ने असल लाभ हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। असल में यह अपनी महत्वाकांक्षा में बहुत छोटा था और अपने इरादे में गलत दिशा में था। जैसे पेरियार बस स्टैंड, जिसे बाहर शिफ्ट करने और मरुथुन्नी ले जाने का इरादा था, उन्होंने इसे इस तरह से फिर से बनाने का फैसला किया कि इससे होकर जाने वाली सड़कें बंद हो गई। तो हम बेहद खराब योजना के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्हें उन प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली जो बनाए गए थे। हम इसे पट्टे पर नहीं दे पा रहे हैं। हेरिटेज मार्केट है ना? हाँ, हम इसे पट्टे पर नहीं दे पा रहे हैं। आप वो हैं जिन्होंने आवारा जानवरों की देखभाल की है और भाई साहब एक पशु प्रेमी है, जाहिर है। एक शहर की सफाई जाहिर तौर पर हमारे पास मौजूद आवारा जानवरों की संख्या में झलकती है और देश का हर शहर, यहाँ तक कि असल में ग्रामीण इलाके इससे जूझ रहे हैं। असल में मैं कहूंगा कि आवारा जानवरों की समस्या एक बहुत ही अनोखी समस्या है। यह शासन की विफलता और कोविड के 2 साल के लॉकडाउन के परिणामों का एक तरह से सबसे स्पष्ट उदाहरण है। असल में तभी समस्या हाथ से निकल गई थी जब 2 साल तक बाकी सब लोग बंद थे और कोई किसी भी चीज को नहीं छू रहा था, तो कुत्तों की आबादी में विस्फोट हो गया। हमारे विभागों में हम आंकड़ों को देख रहे हैं और यह साफ है कि एबीसी पूरी तरह से चरमरा गया, क्योंकि कुत्तों की संख्या की तुलना में एबीसी की दर पूरी तरह से गड़बड़ है। ब्लू क्रॉस जैसे लोगों के पास वे आंकड़े हैं। क्योंकि मैं एक पशु प्रेमी हूं, इसलिए मैंने इसका पता लगाने के लिए खास कोशिश की है। तमिलनाडु की समस्या नहीं, मदुरई की समस्या नहीं, भारत की समस्या नहीं, पूरी दुनिया में शासन का मॉडल विफल हो रहा है क्योंकि सरकारें पर्याप्त निवेश नहीं कर रही हैं। यूए टूलियास्टक परचेज, डेटा प्लेटफॉर्म जैसी चीजों में प्रशासन को अनुकूलित करने में, क्योंकि यह एक बेचने लायक राजनीतिक चीज नहीं है। राजनीति में दूसरी चीजें करना ज्यादा आसान है। मुझे लगा कि आईटी और डिजिटल है ना, कई मायनों में सबसे ज्यादा बेचने लायक था। और नहीं, बट आप क्या नहीं, आप नहीं, आप बेच क्या रहे हैं? आप यह बेच रहे हैं कि अगर आप सरकार के डेटा प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में 1000 करोड़ का निवेश करते हैं तो बेहतर शासन होगा। उसके लिए आपको वोट कहां से मिलते हैं? जाकर यह कहना बहुत आसान है, मैं आपको यह योजना दूंगा, मैं वह प्रोजेक्ट करूंगा, मैं यह सड़क बनाऊंगा, मैं आपको वह पानी दूंगा। तो यह नहीं है, यह दुनिया भर में है। यह सिर्फ को हमारे लिए अनोखा नहीं है, बल्कि मेरे पास इसके बारे में एक किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मोटे तौर पर लोकतांत्रिक शासन का मॉडल विफल हो रहा है क्योंकि राजनीतिक विमर्श का खींचतान सोशल मीडिया और तुरंत संतुष्टि से इतना आक्रामक और इतना ट्यून हो गया है कि गहन प्रशासनिक मुद्दों पर बहुत कम काम हो रहा है, जिसमें डिजिटलीकरण भी शामिल है, जो इस बात का एक मुख्य घटक है कि आप कैसे बराबरी बनाए रखने की उम्मीद कर सकते हैं। जब आप आए, ये एक व्यापक समस्या है ना? मैं बस ये कह रहा हूं, उस समस्या में कुत्तों की समस्या एक परफेक्ट स्टॉर्म का सटीक उदाहरण है। यानी कि जब बाकी सब लॉकडाउन में थे, कुत्तों की नसबंदी नहीं हो रही थी और आबादी में विस्फोट हो गया। क्या लोग आपसे इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जब आप प्रचार करने जाते हैं, या आप जानते हैं किसी कैंपेन को फॉलो करने के लिए? हाँ, मैं नहीं, मुझे करना पड़ता है। खैर, मैंने इस मायने में अलग होने की कोशिश की है कि हर 6 महीने में मैं एक रिपोर्ट जारी करता हूँ। सब वेट के यदन मॉर्माई शासन इस बारे में बात करते हुए कि क्या क्या शिकायतें आई, मैंने क्या क्या किया, क्या करना आसान था, क्या नहीं किया गया है, क्या अभी भी किया जाना बाकी था। और मेरी कंस्टिट्यूएंसी के आसपास घूमने और लोगों से जुड़ने की आदत थी, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ये तब की बात है जब मैं विपक्ष का विधायक भी था। तब सबसे बड़ा फर्क ये था कि जब मैं विपक्ष का विधायक था, विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय इलेक्शन नहीं चलाया गया था, इसलिए कोई पार्षद नहीं थे, कोई मेयर नहीं था, कोई नगर निगम परिषद नहीं थी, तो मैं नगर निगम के पार्षदों का काम भी कर रहा था। अब हमने चुनाव करवाए हैं। कुछ मायनों में यह अच्छा रहा है, कुछ मायनों में इसने नई समस्याएं पैदा की हैं। किसी और दिन के लिए एक अलग कहानी। तो मैं सड़क पर रोजमर्रा के कामों में उतना शामिल नहीं था
क्योंकि मैं पार्षदों के काम में दखल नहीं देना चाहता था। आप जानते हैं, मैं यह नहीं कह सकता। मैं संघ से राज्य तक शक्तियों का हस्तांतरण और संघवाद चाहता हूं, और फिर पार्षदों की भूमिका या अधिकारों या कर्तव्यों को छीनकर वास्तव में, आप जानते हैं, तानाशाह बन जाऊं। लेकिन जब विफलता एक निश्चित बिंदु से आगे जाहिर होने लगी तो मैंने खुद बहुत घूमना शुरू कर दिया और मैंने कोशिश की। आप उसी संघवाद के मामले में सबसे मुखर लोगों में से एक हैं जिसके बारे में आपने बात की। हाँ, कि केंद्र हमें उस तरह के संसाधन नहीं दे रहा है जिनके हम हकदार हैं। हाँ। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इलेक्शन मुद्दा बन जाता है? क्या ये कुछ ऐसा है जो लोगों के मानस में भी चला गया है? हाँ, मुझे लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री वास्तविक उदाहरणों और परिणामों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत प्रभावी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा धन को प्रतिबंधित करने या हमारे विधेयकों को राज्यपाल द्वारा पारित नहीं होने देने या इस तरह की अन्य चीजों में गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधियों के उदाहरण क्या हैं और लोगों के जीवन में इसके क्या निहितार्थ है ना? उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा निधि में 2800 कुछ करोड़ रुपए हैं जो पहले से ही वित्त बिल विनियोग बिल में थे, तमिलनाडु को दिए जाने चाहिए थे, और फिर उन्होंने एक अतिरिक्त वैधानिक शर्त लगाने का फैसला किया जो बिल में नहीं थी, ये कहते हुए कि आपको MIP अपनाना होगा और त्रिभाषा सूत्र लागू करना होगा, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये न केवल प्राकृतिक न्याय या निष्पक्षता का बल्कि कानून का भी स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन हम उसके लिए दबने वाले नहीं हैं और इसलिए ये ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे लगता है हम लूज पैसे। लेकिन या क्या ये लोगों के लिए और स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ नैतिक अनिवार्यता क्या है और हमें अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी मूल्य प्रणाली को किसी ऐसे व्यक्ति से बचाने के लिए कितनी मेहनत से लड़ना होगा जो अन्य काम करवाने के लिए पैसे का उपयोग करके हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इन राज्यों के लोगों के लिए जो बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं और सशर्त रूप से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक तरफ होना आसान है। लेकिन आप इसे कैसे बदलते हैं? मेरा मतलब है वह समीकरण हमेशा असमान ही रहेगा, है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें असमानता से कोई समस्या है। मुझे लगता है कि दुनिया भर में संघीय प्रणालियों में जिनके पास अधिक है वे अधिक योगदान करते हैं, या जो अधिक कमाते हैं या जो अधिक बनाते हैं, और उम्मीद यह है कि जिनके पास कम है उन्हें अधिक योगदान देकर यह और अधिक समान हो जाता है। हमारी यह बातचीत कई जगहों पर हुई है। तो समस्या ये नहीं है कि अमीर राज्य या उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य ज्यादा देते हैं। बात यह है कि 25-30 वर्षों से लगातार अधिक से अधिक देते रहने के परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब के बीच एक तेज होता गैप जारी रहा है, और इसलिए ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। हमें एक अधिक गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 25 साल पहले तमिलनाडु आबादी का लगभग 7.5-8% था, GDP का लगभग 7.5-8% था, और उसे राज्यों को हस्तांतरित करों का लगभग 7% मिलता था। अब हम आबादी का लगभग 5.8% है, GDP का लगभग 9.5 से 10%, जिसका मतलब है कि हम कुल टैक्स का लगभग 12-13% का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि कराधान प्रगतिशील है और हमें क्रांति का 4% मिल रहा है। तो यह समस्या केवल गलत दिशा में जा रही है। मैंने एक ठोस समाधान के रूप में 15वें वित्त आयोग में, जब मैंने DMK की ओर से प्रतिवेदन लिखा था, जब मैं विपक्ष का विधायक था, 2 बातें कही थी। एक, भुगतान अनुपात को मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर बनाएं। अभी भुगतान अनुपात काफी हद तक लोगों को उनके गरीब होने पर अधिक पुरस्कृत करते हैं। आप लगभग असफलता को पुरस्कृत कर रहे हैं, और इसी को आप कहते हैं पूर्वव्यापी उपाय, यानी परिणाम पहले से ही पता है और उसके बाद आप उन लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। उपायों को और अधिक भविष्योन्मुखी बनाएं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि ऐसे परिणामों के प्रेरक क्या हैं। जितनी ज्यादा लड़कियां स्कूल में हैं कुल के प्रतिशत के रूप में, उतना ही आप उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता देते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा के स्तरों तक स्कूल में बनाए रखते हैं। आप शादी में देरी करते हैं, आप उत्पादकता बढ़ाते हैं, तमिलनाडु जैसे परिदृश्य को पाने की संभावना बढ़ाते हैं, जहां भारत में औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाओं में से 42% महिलाएं 6% से कम आबादी वाले राज्य में काम कर रही हैं। इसलिए हमारी औसत उत्पादकता कहीं बेहतर है, क्योंकि हमारे कार्यबल में बहुत ज्यादा महिलाएं हैं। और ये बहुत सारी वृद्धि जो हमने पिछले साल दिखाई है, 16% नाम मात्र, 11.19% काल्पनिक, वह 3 या 4 क्षेत्रों से आई है। निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स, माल और निर्यात, चमड़े और गैर चमड़े के जूते और वस्त्र, विशेष वस्त्र। हाँ,
3 बड़े वाले। पाक में पेपर्स में हमने बहुत ज्यादा वृद्धि देखी है, सभी 10,000 महिलाओं के प्रमुख नियोक्ता है ना। तो उस समय मैंने प्रस्ताव दिया, मैं कहता हूँ ए, उन मापदंडों को आधार बनाए जिनके आधार पर आप ज्यादा पैसा देते हैं, जैसे कि कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल में हैं, कैसे 12 तक की लड़कियों का कितना प्रतिशत, हर समुदाय का, हर धर्म का, हर आप जानते हैं उच्च जाति से लेकर दलित तक, और वह सब क्योंकि भारित औसत उत्पादकता एक ग्लोबल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा का आधार है। अगर आप प्राथमिक विद्यालय की उपस्थिति को ठीक नहीं करते हैं तो आप लड़ाई हार चुके हैं। आप उन्हें बाद में कौशल प्रशिक्षण में नहीं ला सकते अगर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई नहीं की है। और मैंने कहा इसे और ज्यादा भविष्योन्मुखी बनाएं, यानी अगर आप इस साल बेहतर करते हैं तो आपको अगले साल ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद अगर आपने खराब प्रदर्शन किया है तो आपको अगले 5 सालों के लिए पैसा मिलेगा इस आधार पर कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है ना। तो इस तरह के बदलाव वित्त आयोग के दृष्टिकोण में करने की जरूरत है मेरे विचार में। तो चलिए अब राजनीति पर आते हैं। हाँ, हम मदुरई क्षेत्र में हैं और दक्षिणी तमिलनाडु या पश्चिमी तमिलनाडु एडीएमके को हमेशा इसका गढ़ माना जाता है। अब टीटीवी दिनाकरण भी वहाँ हैं और थेवर वोट जो 1 वर्षीय समूह जो पीएम के है, कम से कम वे कहते हैं कि मुख्य पीएम के समूह एआईएडीएमके गठबंधन के साथ है। तो क्या वह जातीय समीकरण डीएमके को हराने वाला है, कम से कम इन क्षेत्रों में? मेरे विचार में, क्योंकि आप जानते हैं हम सभी जीवन में अपने रास्ते अपने अनुभवों से सीमित और आकारित होते हैं। मैं 30 साल दूर रहता हूँ, मैं सामाजिक न्याय आंदोलन से आता हूँ, 4थी या 5वीं पीढ़ी। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, और हमने हमेशा सोचा है कि जाति राजनीति करने का आधार नहीं है। यह अंत में इसका अंकगणित हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। मेरे विचार में ये इलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि यह जाति से इतना तय होने वाला है, क्योंकि हर जाति समीकरण के सभी पक्षों में विभाजित है। हमारे पास ओपीएस और उनके बहुत से लोग अब हमारे खेमे में हैं। आप जानते हैं टीटीवी एक अलग खेमे में है। पश्चिम में भी हमारे पास सेंगोटई हैं जो टीवीके के साथ चले गए हैं। तो और पीएमके में आपने पिता पुत्र में फूट देखी है। अब एडीएमके के पास शशिकला भी है जो उसी समुदाय से है, मुथुतुर समुदाय, रामदास के साथ गठबंधन में। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जाति वोट कम मानक पूर्वानुमानित होगी अतीत की तुलना में। लेकिन अगर सैद्धांतिक स्तर पर भी इस इलेक्शन ने जातियों को और भी ज्यादा कई खेमों में बांट दिया है। तो एक तरह से ये निष्प्रभावी हो जाता है, आप यही कह रहे हैं? हाँ, मैं बस ये कह रहा हूं कि प्रिडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है ना। हमने जो भी पोल देखे हैं, हमने देखा है कि क्या आप फिल्में देखते हैं और क्या आपने विजय को देखा है, और एक फिनोमेनन के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, नहीं, मैं जो कुछ काम नहीं करता उनमें से एक है फिल्में देखना। मेरा मतलब है मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने कभी उतनी ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं। इसलिए मैंने विजय की एक भी फिल्म कभी नहीं देखी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह एक बड़े स्टार हैं, और मैं आप जानते हैं, मैं यह बात बहुत तटस्थता से कह रहा हूँ। लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जरूरी होती है। तो इस लिहाज से कि पैरारिग्नर अन्ना ने भी कहा था, हर सरकार के लिए एक स्वस्थ विपक्ष एक अच्छी बात है। तो अगर आप इस अवधारणा को और आगे बढ़ाइए, तो जितने ज्यादा लोग सक्रिय रूप से इलेक्शन में भाग लेंगे एक लोकतंत्र के रूप में, कुल मिलाकर हम उतने ही बेहतर होंगे। तब लोग तय करेंगे कि किससे किस स्तर की उम्मीद की जाए, या मैं क्या कहूं, उन पर कितना भरोसा किया जाए। तो लोग उन्हें एक नई वस्तु के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी का दर्जा तो है ही, हाँ, स्टार वैल्यू तो है, लेकिन वे यह भी कह रहे हैं कि वे पारंपरिक राजनीति से एक तरह से तंग आ चुके हैं, दुर्भाग्य से। वे कहते हैं कि डीएमके या एडीएमके सालों से यही करते आ रहे हैं, और इसलिए यह नई वस्तु, और इसलिए क्या आपको उम्मीद है कि वे वोट खट्टर बनेंगे? और इसलिए मार्जिन जो तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से वैसे भी कम ही रहता है ना, करीब 3 से 5%। हाँ, मुझे नहीं पता, हर इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होता है। आप फिर से मेरा ही उदाहरण लीजिए। मैं अपना पहला इलेक्शन लगभग 4.5% से जीता, मैं अपना दूसरा 23% से ज्यादा से जीता। अगर आप राज्यव्यापी नतीजों को देखें तो 16 में पहला इलेक्शन, मेरा मतलब है मैं खड़ा था। हाँ, आशमैक ने हम राज्यव्यापी लोकप्रिय वोट में लगभग 1% से हारे। पिछले इलेक्शन में हम लगभग 5.5% से जीते। तो यह निर्भर करता है। अगर आप संसद के चुनाव देखें तो परिदृश्य बहुत अलग है। 19 में संसद इलेक्शन में हमारा गठबंधन 22% से ज्यादा के अंतर से जीता।
संयुक्त 2000 के खिलाफ। संसद फिर से एक बहुत अलग कहानी बन जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा। लेकिन 2021 और 2026 आप क्या समानताएं और अंतर देखती हैं? खैर, हमारा गठबंधन काफी हद तक बरकरार है और एडीएमके का गठबंधन थोड़ा टूट गया है और टूट चुका है, और 21 में एडीएमके में जो बहुत से लोग थे वे बाहर आ गए हैं। एक अलग तरीके से 21 तक हम ज्यादातर विपक्ष के रूप में ही चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि हम 10 साल से विपक्ष में थे। इसलिए हम दूसरों की आलोचना कर सकते थे और कह सकते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। 26 में हमें ऑफिस में 5 साल हो जाएंगे, इसलिए हमें कैंपेन करना है, जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं। इस इलेक्शन के लिए हमारी प्राथमिक राजनीतिक रणनीति ये है कि हमने 5 साल तक क्या किया है, और उसके आधार पर आप तय करें कि हम एक अच्छी सरकार हैं और हमें फिर से चुना जाना चाहिए या नहीं। ये वही पुराना, वो आप जानते हैं। इतने सारे समूहों को एक साथ लाने से ऐसा लगता है कि आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। आप एक बीमा पॉलिसी कर रहे हैं। वह सब गौण है। तो और जो भारी कल्याणकारी खर्च आपने किया है। हाँ, ये सिर्फ कल्याणकारी खर्च नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो योजनाएं हमने हर तरह से की है, उनमें से कुछ कल्याणकारी खर्च है, कुछ सामाजिक इंजीनियरिंग है। हमने उच्च शिक्षा में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाई है, खासकर उनकी जो वंचित परिवारों और सरकारी स्कूलों से आती है। हमने स्कूलों में कुल मिलाकर, आप जानते हैं, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। हमने एक दलित स्टार्टअप फंड, वेंचर कैपिटल फंड के जरिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में दलितों की भागीदारी को सुधारा है। तो हमने सामाजिक न्याय और समावेश और उद्यमिता से लेकर शिक्षा तक, जीवन की गुणवत्ता से लेकर सहायता योजनाओं तक, हर स्तर पर सार्वभौमिक पहुंच को जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा बनाया है। मैं जो उदाहरण देता हूं उनमें से एक ये है कि जब हमने 2021 में ऑफिस लिया था तो तमिलनाडु में लगभग 2000 और कुछ अधिक पंजीकृत डीपीआई आईआईटी स्टार्टअप्स थे। अब 13,000 से अधिक हैं, और उनमें से आधे से अधिक का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, जो विनिर्माण में महिलाओं के इस 42% से मेल खाता है। लेकिन आप मगलिर उरिमई तो गई, जो खैरात आप दे रहे हैं उस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये एक खैरात है। उरिमय तो गए शब्द का अर्थ है कि हम इसे उनके योगदान की मान्यता के रूप में देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई एक चीज है। मुझे लगता है कि हम जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं दोहराता हूं, हमने सरकार को सबसे अच्छे तरीके से चलाया है जैसा हम जानते हैं, जिसके लिए हमने असाधारण रूप से अच्छा डेटा रखा है, जो किसी भी सरकार के पास अब तक रहा है उससे कहीं बेहतर है। और हमने अपनी घोषित महत्वाकांक्षाओं जैसे समान पहुंच, सार्वभौमिक पहुंच और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को बहुत सोच समझकर डिजाइन और कार्यान्वित किया है। और उदाहरण के लिए कॉलेज में प्रवेश करने वाली लड़कियों के अनुपात में सुधार किया है, या आप जानते हैं, गरीब परिवारों को पोषण या मुफ्त बस की सवारी तक पहुंच दिलाई है, और महिलाओं को, आप जानते हैं, अपेक्षाकृत कम लागत पर मुफ्त गतिशीलता देकर शहरों में श्रम मार्केट में सुधार किया है। आप जानते हैं, शहर, जैसा कि आप जानते हैं, काफी हद तक कुशल श्रम बाजार है। ये एक शहर की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अब तक अगर उनके पास एक जगह से दूसरी जगह काम पर जाने की क्षमता नहीं थी तो इससे उनके विकल्पों में बाधा आती थी। अब आप शहर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो दो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स के बारे में बात की। चमड़ा, चर्म शोधन उद्योग बहुत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा आईटी क्षेत्र है जिसके आप बेशक प्रमुख हैं, आईटी और डिजिटल सेवाएं। आप नौकरियों को भविष्य के लिए सुरक्षित कैसे बनाएंगे? इन सभी युवाओं का आप क्या करने वाले हैं? मेरा मतलब है, क्या हमारे पास वहाँ कोई योजना है जब हम बात करते हैं? हाँ, तमिलनाडु थोड़ा, बेशक यह पूरी दुनिया में एक चुनौती है। हाँ, तमिलनाडु इस मायने में थोड़ी अनोखी सरकार है कि दूसरे राज्यों के विपरीत यहाँ का आईटी विभाग वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं। ज्यादातर दूसरे राज्यों में, दक्षिणी राज्यों सहित आईटी में प्रचार संबंधी आईटी व्यापक तकनीक शामिल है। कर्नाटक में इसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कई मामलों में इसे कहा जाता है सूचना संचार इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन तमिलनाडु में चाहे जो भी ऐतिहासिक कारण हो, लगभग 100% प्रचार गतिविधियां और रोजगार सृजन का एजेंडा उद्योग विभागों के अंतर्गत आता है। आईटी क्षेत्र सहित जो चलाता है, आप जानते हैं, हालांकि एल्कोट ने टाइडल पार्क शुरू किए थे, जो भी पारंपरिक सोच हो वे सब मेरे विभाग में नहीं है। तो आप जानते हैं, मैं इसे खुद एक पूर्व इंजीनियर, एक MIT स्नातक,
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं जिसने टेक और संबंधित उद्योगों में 30 साल काम किया है। मैं अभिनव और विचारशील बनने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तविक प्रचार और रोजगार का प्रबंधन, ये सभी चीजें काफी हद तक एक अलग विभाग के अंतर्गत हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन ये किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़े। हाँ, मुझे लगता है कि आंकड़े अच्छे काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमारी विकास की कहानी भी हमारे रोजगार के आंकड़ों से मेल खाती है। लेकिन फिर से मेरी समझ, और यह मेरी व्यक्तिगत समझ है, मुझे लगता है कि मैं जो डेटा जानता हूं उसके आधार पर रोजगार का भारी मेजॉरिटी एमएसएमई क्षेत्र में उत्पन्न होता है और मौजूद है। मुझे नहीं पता कि आपने कोई शोध किया है या नहीं, लेकिन मैंने यह तब किया था जब मैं विपक्ष का विधायक था। मैंने इतना ध्यान नहीं रखा है क्योंकि एक मंत्री के रूप में मैं अपने विभाग पर अधिक केंद्रित रहा हूं। लेकिन जब मैं विपक्ष का विधायक था तो मैंने कई बार बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में नौकरी बनाने के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट लगते हैं, और उस समय ग्लोबल निवेशक बैठकों में लगभग 30 लाख 35 लाख इन्वेस्टमेंट का खर्च आ रहा था, जो बड़े पैमाने के उद्योगों में नौकरी बनाने के लिए काफी हद तक राज्य द्वारा सब्सिडी प्राप्त थी। तो रोजगार, मुझे लगता है, किसी एक क्षेत्र, एक विभाग की बात नहीं है। अगर कोई एक जगह है जहां रोजगार से बड़ा फर्क पड़ने वाला है तो वह सबसे पहले एमएसएमई में है। ये बड़े प्रोजेक्ट आमतौर पर कंपनी जितनी बड़ी होती है उतनी ही ज्यादा स्वचालित और कैपेक्स आधारित होती है, बड़ी तकनीकी मशीनों और इन्वेस्टमेंट द्वारा। इनमें से कई युवा, बेशक उम्मीद है कि कई नौकरियां मदुरई जैसे शहर, टियर 2 शहर में बनेंगी। हाँ, युवाओं को लगता है कि उनके पास जिस तरह की योग्यताएं हैं उसके लिए उन्हें यहाँ नौकरियों के मामले में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। हाँ, 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 हाँ। और जब वे बाहर जाते हैं तो वे कमर कस लेते हैं। मैं कहूंगा कि हमने किया है, हमने अधिक वितरित विकास किया है किसी भी दूसरी सरकार की तुलना में, है ना। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह निवेश आए। हाँ, और आईटी के भीतर अभी भी एक अवशेष है। हालांकि एलकॉर्ड ने टाइडल पार्क शुरू किए और उन्हें उद्योगों में स्थानांतरित कर दिया गया। एलकॉर्ड के अपने एसआईजेड अभी भी एलकॉर्ड के पास ही हैं। तो मेरे विभाग में कुछ आईटी पार्क है। वहां मैं कहूंगा कि हमने कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, थिरुनेलवेली में एलकॉर्ड आईटी पार्कों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। और मैं मदुरई के बारे में सबसे स्पष्ट रूप से बात कर सकता हूं क्योंकि वह मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, मेरा जिला। यहाँ हमने एलकॉर्ड एसआईजेड में बहुत सी नई कंपनियां लाई हैं और हमने उन तरीकों से नवाचार करना शुरू कर दिया है जो पहले नहीं किए गए थे। उदाहरण के लिए, सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है पिनेकल इन्फोटेक, जो 2 साल में शून्य से लगभग 1500-1600 कर्मचारियों तक पहुंच गई। अब जो विस्तार करना चाहती है, हमने उन्हें और लगभग 1000 के लिए जमीन दी है। हमने दूसरी कंपनियों द्वारा ली गई जमीन की पुनः प्राप्ति भी की है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, हनीवेल से लेकर एचएससीएल को वापस दी गई। वे उस जमीन का उपयोग करके 8000 से 10,000 लोगों तक पहुंचने वाले हैं। और पिनेकल इन्फोटेक की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके पास जो बड़ी महिला कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के लिए कैचमेंट एरिया मदुरई के आसपास लगभग 60-80 किलोमीटर है, और इसलिए उन्हें लगा कि हर दिन आना जाना थोड़ी समस्या थी। तो वे हमारी आईटी कंपनियों के लिए उस क्षेत्र में एक हॉस्टल चाहते थे। यह पहली बार है कि राज्य ने ऐसा किया है जहां हमने हमारे एसआईजेड में कुछ जमीन को डी नोटिफाई किया और हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री यहाँ थे, हमने शिलान्यास किया। पिनेकल इन्फोटेक के प्रबंधित हॉस्टल पर डी नोटिफाइड एसआईजेड, भूमि पर एसआईजेड, और आईटी में काम करने वाले लोगों के लिए तो आपको नवाचार करते रहना होगा। जब मैं वित्त मंत्री था, हाँ, उदाहरण के लिए, हमने तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट कॉर्प के तहत हमने टोली हॉस्टल को वित्त पोषित किया, और हमने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए, टाटा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए, फॉक्सकॉन के लिए बनाए गए बड़े महिला हॉस्टल को वित्त पोषित किया। उन सभी को हमने उस संस्था से वित्त पोषित किया। तो हम काम को अधिक वितरित दृष्टिकोण पर लाने के तरीके खोजने और कोशिश करने के लिए नवाचार करते रहते हैं, क्योंकि हम ये सब चेन्नई या उत्तरी जिलों में नहीं चाहते। और जबकि हम आदर्श से कम हैं। हाँ, मैं कहूंगा कि हम किसी भी सरकार से बहुत बेहतर हैं, और पिछले 5 वर्षों में हमारे परिणाम का वितरण बहुत बेहतर रहा है। इनमें से कई क्षेत्रों में मैं कह रही हूँ कि शायद काम के पिरामिड के निचले सिरे पर, मान लीजिए अब आपके यहाँ दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और इससे कुछ हद तक नाराज़गी पैदा होने लगी है ना।
निश्चित रूप से आपके औद्योगिक क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी और अन्य जगहों पर। दरअसल मुझे भी लगता है। क्या यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें एक पॉलिसी के रूप में सोचने की जरूरत है? खैर, उन दिनों से जब हम विपक्ष में थे, खासकर कोविड के कारण, हमें पहली बार पता चला कि दूसरे राज्यों से कितने लोग यहाँ अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। तो हमारी सरकार के शुरुआती दिनों से ही हमने उनकी अच्छी तरह से देखभाल के लिए सहायता प्रणालियां और तंत्र बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से, पोषण के लिहाज से, अगर वे अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहें तो उनके बच्चे यहाँ स्कूल जा सकें। मैं कहूँगा कि हमने कल्याण के लिए पहले से कहीं ज्यादा किया है। यहाँ महाराष्ट्र जैसा परिदृश्य नहीं होगा? हाँ, नहीं, रुकिए, नहीं, मैं सिर्फ सरकार की बात कर रहा हूँ। सांस्कृतिक रूप से मैं कह रहा हूँ, तमिलनाडु की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हजारों सालों से समुद्र में यात्रा करने वाली जाति रहे हैं। हमारा नजरिया हमेशा एक ग्लोबल वाला रहा है। कीलादी में, जो यहाँ से इस सड़क पर ज्यादा दूर नहीं है, खुदाई में 200 ईसा पूर्व के रोमन सिक्के मिले हैं। हम इतनी दूर तक व्यापार कर रहे थे। अभी आपने तमिल ब्राह्मी लिपियों के बारे में सुना है? हाँ। मिस्र के पिरामिडों में। तो हमारी मानसिकता हमेशा से रही है, और क्या आधुम ऊरे यवारुम कलिर, वे सभी जो एक बेहतर जीवन बनाने के लिए यहाँ आते हैं, वे सभी जो मदद करने के लिए यहाँ हैं। आप जानते हैं, हमारे इकोनॉमी, ये सच है। और छात्र भी, तमिलनाडु बहुत सारे छात्रों को आकर्षित करता है। अगर आप छात्र लोन डेटा देखें, सभी कॉलेज छात्र आणों में से लगभग 40-45% तमिलनाडु से शुरू हुए। कुछ हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बेहतर स्थिति वाले लोग हैं, उच्च नामांकन, संपन्न जगहों में बैंकों द्वारा बेहतर क्रेडिट। कुछ हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से बाहरी राज्यों के छात्र यहाँ के बड़े शिक्षण संस्थानों में आते हैं। SRM, VIT, शिवनाडर, कई आप जानते हैं, निजी और सरकारी IIT, NIT। तो हमारी मानसिकता बहुत ग्लोबल है, हमारी मानसिकता बहुत सर्वदेशीय है। और फिर भी हमारी, और हम हैं नहीं, और समय समय पर कोई यहाँ एक समस्या खड़ी करने की कोशिश करता है, और हम कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, इसे जड़ से ही खत्म करने की। आपको याद होगा जब उन्होंने एक तथाकथित बिहारी समस्या बनाने की कोशिश की थी, एक बार जब नीतीश कुमार खुद आए थे और हमने मिलकर उसे शांत कर दिया था। हाल ही में चेन्नई में कोई बड़ी समस्या हुई थी या कोई परिवार की हत्या हो गई, बिहारी मजदूर, और पता चला कि हत्यारे भी बिहारी थे। तो बीच में कुछ समस्या थी, ये एक बुरी समस्या थी, लेकिन यह अपराध था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ वास्तविक अन्य राज्य विरोधी का कोई ट्रेंड नहीं है। हाँ, मजदूर, ये हमारे खून में नहीं है। हम स्वागत करने वाले लोग हैं, हम सबसे ज्यादा भी हैं। मेरी समझ में प्रति व्यक्ति हम शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। तमिल प्रवासी कुछ हद तक क्योंकि हमें शिक्षा तक पहुंचती, कुछ हद तक वेस्ट इंडीज जैसी ऐतिहासिक चीजों के कारण। हाँ, और दक्षिण पूर्व एशिया, आप जानते हैं, बहुत सी जगह जहां तमिल आबादी, या मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स। तो पहली बार के मतदाता जिनसे मैं बात कर रही थी, और वास्तव में उनके कई व्याख्याता भी, उन्होंने कहा कि हिंदी की राजनीति के कारण हम भाषा सीखने से वंचित रह गए, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक जीवन कौशल के रूप में F करते हैं। आपने एक तरह से हिंदी थोपने के खिलाफ बोला है, लेकिन हाँ, मैं उस तर्क को नहीं मानता, ठीक है? नहीं, हमने कभी किसी को जो वो सीखना चाहते हैं उसे सीखने से नहीं रोका है। ये बेवकूफी से परे है ना? आपको कोई अंदाजा नहीं है। आप एक ऐसी स्कूली व्यवस्था से गुजरे हैं जहां आपके 5 विषय थे, उनमें से 2 भाषाएं थी, तमिल और अंग्रेजी। मैं प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूं, और अब भारत सरकार कहती है कि मुझे इसे 6 विषय बनाने होंगे। मैं कहता हूं कि मेरे पास यह बताने के लिए आंकड़े नहीं है कि इससे शिक्षा बेहतर क्यों हो जाती है। मेरे पास इसके लिए शिक्षक नहीं है, और यह कोई नई बात नहीं है। 1980 के दशक में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूसरी MIP को एक बिल के रूप में लाने की कोशिश की, बिल में यह कहा गया है कि पहली MIP ने कहा था कि हमारे पास त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए, कि सभी गैर हिंदी राज्यों को एक दूसरी तीसरी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिमानतः एक द्रविड़ भाषा हो। सभी, मेरा मतलब है सभी गैर हिंदी राज्यों को हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों को एक तीसरी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिमानतः द्रविड़ हो। यह न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, क्योंकि यूपी और बिहार और राजस्थान में द्रविड़ भाषा के शिक्षक नहीं हैं, और तमिलनाडु और केरल और जहां कहीं भी वहां हिंदी के पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। ठीक है,
मैं कह रहा हूं कि अपने मन से पॉलिसी उगलना शुरू करना आसान है। मैं काम चलाने के लिए कई भाषाएं बोल सकता हूं और कुछ पढ़ सकता हूं, मेरे बच्चे भी कर सकते हैं। हम सभी जहां भी संभव हुआ एक दो भाषा प्रणाली से गुजरे। मुझे लगभग 6वीं तक सीबीएसई में पढ़ना पड़ा, इसलिए मैंने लगभग 8वीं से ज्यादा तक 3 भाषाएं पढ़ी। मेरे बच्चों ने केवल 2 भाषाएं पढ़ी, हालांकि वे अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों में पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हम किसी शून्य में नहीं रहते हैं, हम डेटा और आप जानते हैं परिणामों की दुनिया में रहते हैं। ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि कम उम्र से थोपी गई 3 भाषा की शिक्षा आपको कोई बड़ा शैक्षिक परिणाम देती हो। भारत में तो यह निश्चित रूप से सच नहीं है। यूपी या बिहार या राजस्थान या मध्य प्रदेश या गोवा या गुजरात में औसत शैक्षिक परिणाम क्या है? आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे 3 भाषाएं थोपनी पड़ेंगी? मैं कहीं नहीं। द दक्षिण प्रचार हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है और एकमात्र राज्य जिसमें इसके 2 कार्यालय हैं वह तमिलनाडु है। यह अपनी पूरी ताकत से और उस सारे पैसे से हिंदी को बढ़ावा देता है जो भारत सरकार इसे देती है। मैंने परीक्षाएं दी है, प्राथमिक, मध्यम और वह सब, जब मैं छोटा था, क्योंकि मैं सीबीएसई का छात्र था और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जो कोई भी इसे करना चाहता है, हमने कभी नहीं कहा पढ़ाई मत करो, बल्कि मैं आपको इसका सटीक उदाहरण दूंगा। दिल्ली की एक पत्रिका के एक रिपोर्टर से आकर मेरा साक्षात्कार लेने के लिए कहा गया और उसने मुझसे कहा, सर मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबर है। मैंने कहा, वह क्या है? उसने कहा, पूरे राज्य में बहुत सारी हिंदी बोली जा रही है। तो मैंने कहा, यह बुरा क्यों है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह किसी बीमारी के फैलने जैसा है या क्या? मैं कहता हूं कि मैं बच्चों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त उस कौशल का फायदा मेरी स्कूली शिक्षा मॉडल को बदलने, स्कूल के घंटे बढ़ाने या अन्य विषयों में कटौती करने, सही शिक्षक खोजने, उन्हें ट्रेन वगैरह वगैरह में लगने वाली कई जटिलताओं के लायक नहीं है। नौकरी के जो अवसर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उनके लिए प्रतिस्पर्धा करें, वह या तो तमिलनाडु है या दुनिया, उत्तर प्रदेश नहीं। ठीक है, तो मुझे बच्चों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करने में कोई फायदा नहीं दिखता। अगर आप कहते हैं कि मार्केट ने यह निर्धारित किया है कि हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, तो होने दीजिए। ये नकारात्मक क्यों है? मैं हिंदी विरोधी नहीं हूं। मैं केवल उन लोगों द्वारा जिन्हें बहुत कम सफलता मिली है, आपके द्वारा यकीनन सबसे सफल राज्य पर शैक्षिक मॉडल थोपे जाने के खिलाफ हूं। बस इतना ही, ठीक है? देखिए, हम इस मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। हाँ। और फिर भी कुछ आपके नेताओं, डीएम के नेताओं की टिप्पणियों को शायद उत्तरी भारत के कई वर्गों में ऐसा समझा गया है कि वे बहुत हिंदू विरोधी हैं, कि वह जो है वह प्रचार, क्या आप एक तरह से में असफल रहे हैं? सुनिए, चलिए इसे देखते हैं। इसे देखिए। हाँ, मैंने कई बार कहा है, मैं इसे फिर से कहूंगा। जहां तक मैं बता सकता हूं, तमिलनाडु शायद भारत में सबसे ज्यादा खुले तौर पर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने वाला राज्य है। ये शायद सच है। हर राज्य में मंदिर और राजाओं के मंदिर, जो सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, वे सभी समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अगर आपने पुरी या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या अन्य जगहों के प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर प्रवेश करने की कोशिश की है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिर चलाने वाले पुजारियों के डिटरमिन अपने नियम होते हैं। उदाहरण के लिए, आपको शायद याद होगा कि भारत के राष्ट्रपति थिरुरामनाथ कोविंद को उनके समुदाय के कारण एक मंदिर से लौटा दिया गया था। वह तमिलनाडु में कभी नहीं हो सकता, है ना? तो एक तरह से मैं कहूंगा कि द्रविड़ आंदोलन की मुख्य उपलब्धि मंदिरों तक पहुंच और 1920 के दशक से चले आ रहे शैव और वैष्णव रीति रिवाजों के रोजमर्रा के पालन का लोकतंत्रीकरण करना था। इसलिए इस तालाब में शायद 7 मंदिर हैं, है ना? यह गर्मियों के लिए है? नहीं, ये गर्मियों के लिए है, देवी के आने के लिए। मुख्य मंदिर जिसका यह तालाब है, वह वाला है जहां हम पहले गए थे। लेकिन आप यहाँ मंदिर है, सिर्फ इसी तरफ 3 मंदिर हैं, है ना? तो मैं कह रहा हूं कि इनमें से हर एक मंदिर व्यस्त रहता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह सबसे सामंजस्यपूर्ण राज्य है। इस सब हिंदू आचरण, इस सब हिंदू अनुयायीपन, हिंदू देवताओं और विश्वासों के इन सभी दृश्यमान संकेतों के साथ थिरुप्परनकुंद्रम में आक्रोश को भड़काना शानदार ढंग से विफल रहा है। ऐसा कहते हैं थिरुप्परनकुंद्रम के विधायक, एडीएमके के विधायक थिरुराजन चेलप्पा। हम दोनों ने उल्लेखनीय रूप से एक ही बात कही है
यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिलजुल कर रहना जानते हैं, ठीक है? तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी है, जैसे कई अन्य जिनके लिए मीनाक्षी अम्मन मूल मंदिर है। और यहाँ दिल्ली सल्तनत के दिनों की सबसे पुरानी मस्जिद भी है, जो कि गजीमा स्ट्रीट की बड़ी मस्जिद है। तो हम सभी एक साथ सद्भाव से रहते हैं। जब तमिल त्योहार होते हैं, मेरा मतलब है हिंदू त्योहार, तो वे भाग लेते हैं। रमजान के महीने के दौरान हमारे यहाँ होने वाले इफ्तार समारोहों में, जिनकी मैं हर साल मेजबानी करता हूँ, लेकिन उनमें से हर एक में हम कॉल उसे यामतुआ योम्बू इगलची, और हमारे साथ एक ईसाई पादरी, एक हिंदू पुजारी होते हैं, और इमाम और आम आबादी अपना रोजा खोल रही होती है, और हम सब एक साथ खाते हैं। हम चाहते हैं कि वो जारी रहे। मुख्यमंत्री ने इस विशेष इलेक्शन को यह कहते हुए पेश किया है कि यह दिल्ली बनाम या केंद्र बनाम तमिलनाडु है, जबकि वे कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं और आप एक बहुत ही क्षेत्रीय ताकत हैं। हाँ, मुझे लगता है कि 2014 से दिल्ली में इस सरकार को देख रहे किसी के लिए भी यह बहस से परे है कि वे अपनी धन शक्ति, यानी करदाता की धन शक्ति और संविधान की परवाह किए बिना कानून बनाने और रातों रात चीजें लाने की अपनी प्रतीत होने वाली क्षमता का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। कृषि विधेयकों या कश्मीर के दर्जे जैसी महत्वपूर्ण चीजें, या में एक ये क्या है? CIA। तो मैं कहूंगा कि यह बहुत साफ है कि यह भारत के इतिहास में सबसे कम संविधान का पालन करने वाली, बहस में विश्वास करने वाली, समान रूप से पैसे बांटने वाली सरकार है। यह एक बीमारी है जिसका पालन दिल्ली पर नियंत्रण पाने वाले सभी दल करते दिखते हैं। कांग्रेस के कामों का एक लंबा इतिहास है, जिसमें मीसा एक्ट और आपातकाल शामिल है। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हमने देखा है कि उन राज्यों का क्या होता है जहां भाजपा सीधे तौर पर या ADM के मामले की तरह एक शॉटगन वेडिंग गठबंधन के माध्यम से शासन करती है, और अनिवार्य रूप से वे दिल्ली की लाइन पर चलने लगते हैं, जो कि भाजपा के लिए सही है, बजाय इसके कि राज्य और लोगों के लिए क्या सही है। तो मुख्यमंत्री के पास 10 से ज्यादा सालों का डेटा और सबूत और काम है। हमारे इतने सारे बिल राज्यपाल द्वारा रोक दिए गए थे, हमारा इतना सारा फंड दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया गया था। उसी के आधार पर वे कहते हैं अगर आप दिल्ली के गठबंधन, दिल्ली पार्टी, वह मॉडल भी एक ऐसी चीज है जिसका आप विरोध करते हैं। राज्यपाल के ऑफिस का दुरुपयोग, तो क्या राज्यपाल के ऑफिस की बिल्कुल भी जरूरत है? हाँ, हम उन्हें अदालत में ले गए, है ना? और हम सुप्रीम कोर्ट में जीते जब तक राष्ट्रपति का संदर्भ नहीं आ गया। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक समय सीमा होनी चाहिए। वो अपने आप में कोई अथॉरिटी नहीं है। एक गैर निर्वाचित व्यक्ति को एक राज्य की चुनी हुई सरकार के ऊपर फैसला करने का हक कब से मिल गया, है ना? तो मैं ये बहस करने लायक मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है कि सबूत जैसे कभी कभी मुझे चिंता होती है ना? ये कुछ ऐसा है, आप जानते हैं कि आप मुझसे चाहे कितनी भी बार पूछें, काला काला ही होता है, काला फिर भी काला ही रहेगा। हम 20 साल 15 साल तक ये क्यों पूछते रहे कि क्या काला काला है? काला हमेशा काला ही रहेगा। अगर आप मुझसे 100वीं बार भी पूछें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह ग्रे हो जाएगा। काला काला होता है। और शैना, ठीक है, ये शायद शुरुआत में आना चाहिए था, लेकिन जब आपने कहा द्रविडियन मॉडल टू एंड डू, हाँ, क्या ये कुछ है? क्या ये देश में विकास के किसी भी अन्य मॉडल से अलग क्यों है? या ये कुछ ऐसा है जो आज दुनिया से हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? मेरा मतलब है, मैं कह रही हूँ कि उदाहरण के लिए, चाहे वह ITG क्षेत्र का पूरी तरह से AI व्यवधान हो। मुझे लगता है कि 2 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या द्रविड़ मॉडल दूसरे मॉडलों से अलग है? हाँ। तो 1.0 की तुलना में 2.0 क्या है? मैं कह रही हूँ कि ग्लोबल परिदृश्य में भी क्या अनोखा है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात जो आपको पूछनी है वह है 2. मतलब हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वह ये है कि अगर हम ऑफिस में वापस आते हैं, जिसकी हम इलेक्शन के बाद उम्मीद करते हैं, तो आपको वही सरकार नहीं बल्कि द्रविड़ मॉडल का 2.0 संस्करण देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है ये द्रविड़ मॉडल 1.0 था। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि द्रविड़ मॉडल स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग है और उसने स्पष्ट रूप से अलग परिणाम दिए हैं। नहीं तो हम सबको एक जैसे नतीजे मिले होते। इसने क्या उत्पन्न किया है? इसने शानदार विकास, बहुत बेहतर मानव विकास सूचकांक,
बहुत बेहतर सामाजिक विकास सूचकांक और बहुत बेहतर सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न किया है। मुझे इस देश में एक और राज्य बताइए, पिछले साल किसी और राज्य ने दोहरे अंकों में विकास नहीं किया। हमने 11.19% की दर से विकास किया और फिर भी हमारे पास ये सभी कल्याणकारी योजनाएं थीं। हमने अपने सामाजिक परिणामों में सुधार किया। हमने उन अनुपातों को बढ़ाया जिन्हें हम बढ़ाना चाहते थे और उन अनुपातों को कम किया जिन्हें हम कम करना चाहते थे। इसने शिशु मृत्यु दर को कम किया, बीमारी की दरों को कम किया, कॉलेजों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाया, समग्र GIR दर को बढ़ाया। तो यही वह है जो द्रविड़ मॉडल हासिल करता है। यह मूल है। आप जानते हैं इसके मूल सिद्धांत हैं सामाजिक न्याय, समावेशन, समान पहुंच, प्रगति के मार्ग के रूप में शिक्षा और यह सुनिश्चित करना कि आप समझने और सीखने और बेहतर चीजें करने के लिए डेटा का उपयोग करते रहें। ठीक इसलिए क्योंकि दुनिया बदल रही है और इस मामले में सभी युद्धों के साथ AI के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ग्लोबल व्यवस्था के विघटन के साथ इतनी नाटकीय रूप से बदल रही है। अब कोई WTO नहीं, ये सब अब द्विपक्षीय ट्रेड, बहुपक्षीय क्षेत्रीय ट्रेड, टैरिफ है। ठीक इसी वजह से आपके पास एक अलग मॉडल होना ही चाहिए। बदलाव आपसे स्वतंत्र होता है। अगर आप एक विचारशील व्यक्ति हैं, भले ही आपने वह हासिल कर लिया हो जिसे आप लगभग पूर्णता मानते हैं, आपको लगातार यह जांचते रहना चाहिए कि क्या इससे अभी भी सही परिणाम मिल रहे हैं और क्या यह अभी भी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। और चूंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आपको अपने मॉडल में सुधार करते रहना चाहिए। 2.0 वर्जन यही है। अपनी फिलॉसफी में ये एक के समान है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में जैसे 1.0 में हमने मुफ्त बस यात्राएं और कई योजनाएं की थी, हमें 2.0 में अलग और बेहतर और परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त योजनाएं करनी होंगी। इसलिए यह 2.0 होगा। तो आप वित्त मंत्री थे। हाँ, आप जानते हैं कि ये सभी कल्याणकारी योजनाएं जिनकी मंशा अच्छी है और जिनका एक अच्छा सामाजिक परिणाम भी रहा, लेकिन क्या आप इसका खर्च उठा सकते हैं? हाँ, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि यह बहुत खतरनाक सवाल है ना? तो मैं आपको सांख्यिकीय रूप से जवाब दूंगा। सांख्यिकीय रूप से जवाब यह है, हमारी सरकार के पहले 2 सालों में तमिलनाडु के इतिहास के लगभग किसी भी 2 साल की तुलना में राजकोष में बेहतर सुधार हुआ था। और यह कोविड की दूसरी लहर, कोविड की तीसरी लहर, साथ ही अपेक्षाकृत कम विकास दर होने के बावजूद हुआ। उस सब के बावजूद रेवेन्यू घाटा आधा हो गया, राजकोषीय घाटे को काफी कम कर दिया गया और इसके बावजूद वे आप ही थे। हाँ, बहुत सारी नई योजनाएं शुरू करने के बावजूद। खैर, अगर मैं सफल होता हूं तो ये इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझे सफल होने के लिए सशक्त बनाया, तो मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं उतना नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह सांख्यिकीय आंकड़ा है। आप कहीं भी जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आप कहें कि क्या हमने पिछले 3 सालों से उस पथ का अनुसरण किया है, तो मैं कहूंगा नहीं। पहले 2 सालों में रेवेन्यू घाटा तेजी से कम हुआ, पिछले 3 सालों में यह बढ़ा है। लेकिन आप इन्हें रुपए के संदर्भ में नहीं, बल्कि GDP, GSDP के प्रति ऋण और ब्याज रेवेन्यू के महत्वपूर्ण मापदंडों में देखें, तो मैं कहूंगा कि पहले 2 साल और पिछले 3 साल स्पष्ट रूप से अलग थे। पहले 2 सालों में हमने बड़ा राजकोषीय समेकन, सुधार और कुछ हद तक योजनाएं की। पिछले 3 सालों में हमने राजकोष को बिगाड़े बिना और भी बहुत सारी योजनाएं करने के लिए उस राजकोषीय समेकन की सहूलियत का इस्तेमाल किया है। इसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन यह बिगड़ा भी नहीं है। बुनियादी मापदंडों पर यह वैसा ही रहा है। गणितीय संख्याओं में, अंकगणित में यह खराब हुआ है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ बदलता है ना? पैसे का मूल्य कम हो जाता है, इन्फ्लेशन आता है, सांकेतिक मूल्य बढ़ता रहता है। तो एक संख्या के रूप में रेवेन्यू घाटा बढ़ा है, लेकिन GDP के प्रति आड़त और ब्याज रेवेन्यू के 2 वास्तविक मापदंडों में यह खराब नहीं हुआ है। यह स्थिर है या थोड़ा मामूली रूप से बेहतर है। यह पहले 2 वर्षों के सुधार को नहीं दिखाता है, लेकिन योजनाएं दिखाती हैं। आप जानते हैं, अलग अलग समय पर आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। और आपकी नहीं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपकी विफलताएं क्या रही हैं? लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा सुनिए, आपको सही संतुलन खोजना होगा और अंत में परिणाम आपको बताते हैं कि आपने सही किया है या गलत। हम सभी कुछ सिद्धांतों के साथ आते हैं, है ना? अगर हमारी विकास दर कम होती तो आप कहते, आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी विकास दर ऊंची है, जब तक आप मुझे यह ना बताएं
कि यह किस्मत का खेल है जिसकी संभावना बहुत कम है, तो बाकी सभी राज्यों की किस्मत अच्छी क्यों नहीं थी? हम एक ही देश का हिस्सा हैं, हम कुछ तो सही कर रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूं, उस हिसाब से हमने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा यह निकला है। अब कमियों और उस सब के बारे में कोई भी राजनेता यहाँ बैठकर आपको नहीं बताएगा, किसी भी कमी के बारे में। तो या तो आप सोचते हैं कि मैं जितना हूं उससे ज्यादा बेवकूफ हूं, या तो आप जितने हैं उससे ज्यादा होशियार हैं। मैं उस सवाल में नहीं पड़ रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो ये एक इलेक्शन है। आपका प्रिडिक्शन इस इलेक्शन के लिए और अन्य 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए। मैं सुनिए, एक अपेक्षाकृत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहली निशानी यह है कि आप उसी बात पर टिके रहें जो आप जानते हैं। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को सबसे अच्छे से जानता हूं। मैं अपने जिले को उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन बेहतर जानता हूं, और मैं अपने राज्य को ठीक ठाक जानता हूं। मैं आईटी विंग का संस्थापक सचिव हुआ करता था, और मैंने कुछ समय के लिए राज्य भर में एनालिसिस और कैंपेन किया, सिर्फ विज्ञापन अभियान और मीडिया अभियान। तो जहां तक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, मैं बहुत आश्वस्त हूं। मैंने बहुत सारे सर्वेक्षण किए हैं और मैं हर समय जमीनी स्तर पर रहता हूं। जहां तक मदुरई दक्षिणी क्षेत्रों का सवाल है, फिर से मैं बहुत आश्वस्त हूं। जहां तक राज्य की बात है, जैसा कि हर सर्वे बताता है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने हमें हमारा गोल बताया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरकार फिर से बनाएंगे। दूसरे राज्यों की बात करें तो मेरे पास राय बनाने के लिए पर्याप्त इंसाइट नहीं है। जानते हैं, जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी ना हो उनके बारे में बात ना करना बेहतर है। ठीक है, अब तीसरा इलेक्शन। आपको राजनीति में मजा आने लगा है। आपने कहा था कि आप लगभग संयोग से राजनेता बने थे। हाँ, जो आप अब कर रहे हैं, क्या उसमें आपको मजा आने लगा है? जाहिर है आपने उस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आनंद लिया होगा, जानते हैं, जो आपने की थी, जो आपका पहले का करियर था। हाँ, असल में जब मैं आया तो मैंने कहा था कि मैं इस मायने में अनयूजुअल था कि मैं 50 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति कर रहा था। लगभग 30 साल एक प्रवासी के रूप में रहने के बाद, कई जगहों पर कई करियर बनाने के बाद, और उस समय मेरा घोषित इरादा 10 साल में छोड़ने का था। मैंने कहा, मैं 50 की उम्र में आता हूं, 60 में रिटायर हो जाऊंगा और किसी निजी उद्यम में वापस चला जाऊंगा, अपने या वित्त या जो भी हो। असल में मैं कहूंगा कि कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मैं मदुरई के लोगों के लिए वे परिणाम नहीं देख पा रहा था जो मैं देखना चाहता था। और आखिर में सारी राजनीति स्थानीय होती है। आपका पहला कर्तव्य अपने मतदाताओं के प्रति होता है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया हूं, और इसलिए मुझे लगा कि ज्यादा व्यक्तिगत विलासिता और आराम वाले जीवन के लिए रिटायर हो जाना मेरे लिए गैर जिम्मेदाराना और थोड़ा स्वार्थी दोनों होगा। एक, जानते हैं, अपेक्षाकृत। राजनीति यकीनन एक बहुत मेहनत वाला पेशा है। हाँ, और यकीनन ग्लोबल फाइनेंस में बहुत बेहतर पैसा मिलता है ना? तो उस मायने में मैं राजनीति की भी बहुत लत लगती है। मुझे नहीं पता। मेरे लिए मैं कहूंगा कि ये मुख्य रूप से 2 चीजें थीं। मुझे लगा कि मैंने वह हासिल नहीं किया है जो मुझे हासिल करना चाहिए था, जिसकी मेरे पूर्वजों ने मुझसे उम्मीद की होगी। मेरे पिता का महान योगदान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मदुरई के लिए है, जो उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए 5 वर्षों में किया, और मैं अपने बच्चों के लिए वैसी ही विरासत छोड़कर जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा, मुझे लगता है मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह अधिक सार्थक काम है मेरे अब तक किए गए किसी भी काम से ज्यादा। इस मायने में कि जब मैं वित्त मंत्री था तो ये एक अलग मॉडल में था, क्योंकि मैं कई विभागों का मंत्री था। आप जानते हैं, सभी सार्वजनिक उद्यम भी वित्त के तहत बीपी के तहत आते हैं। तो प्रभावी रूप से मैं वित्त, पेंशन, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन शामिल था, साथ ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार, जिसमें डीवीएसी, लोक सेवा आयोग, वह सब शामिल था, साथ ही योजना और विकास, जिसमें योजना आयोग, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल थे, का मंत्री था। तो मेरे पास एक विस्तृत पोर्टफोलियो था, और उस मायने में मैं बहुत सारे बड़े बदलाव कर सका। मैंने सदन में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है, मैंने कहा, बेशक ये सब उनकी वजह से था, वही मुझे यहाँ लाए, मुझे सशक्त बनाया, मुझे विभाग दिए, मुझे बदलाव लाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी। लेकिन यह कहने के बाद मैं कहता हूं कि मेरी महान उपलब्धि यह है कि मैं 2 वर्षों में किसी भी 20 वर्षों से ज्यादा कई आयामों में बदलाव लाया, और इसीलिए वह बेहद संतोषजनक था। पिछले 3 साल एक अलग ही राह पर रहे हैं, क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत छोटा पोर्टफोलियो था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार जिस तरह से I-20 को दूसरों से अलग करती है, दूसरे राज्यों की तुलना में,
लेकिन आप जानते हैं ये गहरी संतुष्टि ये है कि सूक्ष्म स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर, आप जानते हैं आप बहुत कुछ कर पाते हैं, है ना? मंत्री होना एक बड़ा सौभाग्य है, और खासकर मेरे नेता के समर्थन के कारण और मेरे पहले 2 सालों में मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण। हाँ, सिस्टम में मेरा अच्छा संपर्क है, तो मैं हर दिन सूक्ष्म स्तर पर अच्छा काम कर पाता हूँ जो संतोषजनक है, और ये इससे कहीं ज्यादा सार्थक है। बेशक कुछ नया करना बहुत अच्छा है, और ग्लोबल फाइनेंस करना, और आप जानते हैं, और लोगों के करियर में मदद करना। लेकिन आपको विजय या किसी धुरंधर की फिल्में देखने को नहीं मिलती। हाँ, वह न तो उस करियर में, न ही इस करियर में। दोनों करियर इतने ज्यादा व्यस्त रहे हैं कि मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आप जानते हैं, तमिलनाडु में अप्रैल या मार्च के महीनों में इलेक्शन और प्रचार करना चिलचिलाती धूप में सबसे अप्रिय अनुभव होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह इलेक्शन चुनावों से पहले मेरी अब तक की सबसे सुखद बातचीत रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिकोडर से बात करने के लिए। और इसे तो मदुरई में थेप्पकुलम, मरियम्मन थेप्पकुलम से विदा लेती हुई कैमरा पर्सन पॉल राज के साथ मैं हूँ उमा सुधीर, डिकोडर के लिए।